नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन का जो आंसर करने वाले हैं वह होगा 31 दिसंबर 2021। तो आज हम करेंगे 31 दिसंबर 2021 को जो परीक्षा हुई थी सीटेट की, उस परीक्षा के क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। तो सभी अभ्यर्थी जो 31 दिसंबर को परीक्षा दिए थे, कृपया करके इस वीडियो के साथ जुड़ जाए। साथ ही जो अभ्यर्थी अभी वर्तमान में जुड़े हुए हैं, कृपया करके इस वीडियो का लिंक जो है या वीडियो को शेयर जो है आप अपने ग्रुप में, जो भी ग्रुप है आपके पास मोबाइल में या जहां पर आप टेलीग्राम हो या फेसबुक हो, आप वहां पर शेयर कर दीजिए, ताकि जो है सभी 31 दिसंबर 2021 को परीक्षा जो अभ्यर्थी दिए थे वो सभी अभ्यर्थी यहां आके जुड़ सके और उसके बाद वह अपना जो है सही आंसर का मिलान कर सके। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो करेंगे 31 दिसंबर 2021। लेकिन उससे पहले आप क्या कीजिए कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात, जो 1 दिसंबर है, 2 दिसंबर है, 3 दिसंबर है, इस सब का वीडियो का एक्सप्लेनेशन इसके बाद हम देंगे। चूंकि 2 दिसंबर को संडे था इसलिए परीक्षा नहीं हुई थी। हम एक के बाद 3 जनवरी वाला, 1 जनवरी 3 जनवरी वाला हम वीडियो का एक्सप्लेनेशन देंगे। तो वो अभ्यर्थी थोड़ा सा इंतजार करे। आज जो है 1 जनवरी और 3 जनवरी वाला स्टूडेंट को भी वीडियो मिल जाने की पूरी संभावना है। तो पहले 31 दिसंबर 2021 का अभी हम क्वेश्चन करते हैं, फिर हम चलेंगे इस साल यानी नए साल में 1 जनवरी और 3 जनवरी। उसके बाद कंटिन्यू हम 4, 5, 6, 7 जो भी है उसे कंटिन्यू करेंगे और 21 जनवरी तक हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही 21 जनवरी हमारा खत्म होगा, हम पुनः जो है पेपर 2 का एक्सप्लेनेशन देना शुरू करेंगे। हमारा जो ईवीएस है, हिंदी है, संस्कृत है, मैं बार बार और सारे वीडियो में भी बोल रहा था, इस वीडियो में भी मैं कह रहा हूं कि बाकी सर जो है वो आपको धीरे धीरे करके वीडियो डालेंगे। जैसे आपको पता होगा कि 16 दिसंबर और 20 दिसंबर वाला हिंदी और ईवीएस का वीडियो आपको मिल चुका है, आप वहां से जाकर आंसर का मिलान कर लेंगे। तो चलते हैं हम आज के पीडीएफ पर और करते हैं आज के क्वेश्चन का आंसर। तो आते हैं हम अपने पीडीएफ की तरफ। देखिए, पहुंच चुके हैं हम अपने पीडीएफ पर। यह जो पीडीएफ है वो 31 दिसंबर 2021 का है। देखिए यहाँ पर यह टेस्ट परीक्षा जो है 31 दिसंबर 2021 को हुआ था। तो सभी 31 दिसंबर वाला अभ्यर्थी अभी जुड़ जाए और अपना आंसर मिलाना शुरू कर दे। तो हम पहुंच चुके हैं 31 दिसंबर 2021 के परीक्षा की तिथि में। सबसे पहले तो मैं उन अभ्यर्थी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यह अपना क्वेश्चन पेपर हमारे साथ शेयर किया, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन कराने में मुझे सुविधा प्रदान हुई। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, बच्चों के चिंतन के संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाने वाली बात है तो बहु विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चे को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर सही आंसर होगा 1 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक छात्रा यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी। ठीक है, वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी। वह अपने प्रदर्शन को कभी भी सुधार नहीं करती है, क्योंकि वह अपने आप को क्या कर चुकी है, मान चुकी है, हम तो कभी सफल ही नहीं हो पाएंगे। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करेगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुमति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है। सही आंसर है 2 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में ज्यादा मददगार होगा। ज्यादा मददगार कौन सा होगा, वो होगा विद्यार्थियों की योग्यता में संवर्धित धारणा विकसित करना। प्रतिस्पर्धा तो होगा नहीं, असफलता को अनियंत्रित कारकों का होगा नहीं, और प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना होगा नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निष्क्रियता वाले बच्चों के समावेशन के लिए सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग। एक तो आंसर सही है। विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति की शैक्षिक योजनाओं को समुन्नत करना, 2 भी इसका आंसर सही है। प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना, और चौथा है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक। तो चौथा तो एकदम गलत है। चौथा जब गलत हो गया तो इस अनुसार आपका ये आंसर और ये आंसर गलत हो गया। सही आंसर है आपका 1 और 2। तो सही आंसर है 1 और 2 ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमारा जो सही आंसर मिला क्वेश्चन नंबर 4 का, वो मिला ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, डाइस में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। इसको जो हम लोग करते हैं उसे कहते हैं हम लोग अन्योन शिक्षण। इसे हम लोग अन्योन शिक्षण नहीं कहेंगे।
डाइस में एक अध्यापिका, डाइस में मतलब खोजी अधिगम में एक अध्यापिका और 2-4 अभ्यर्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक-एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं, तो इसको हम लोग खोजी अधिगम कहेंगे। ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग होगा। तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार-बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उनके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आपको करना होगा, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर फटकार लगाना, तो आंसर क्या होगा? गलत होगा। उसके बाद देखिए विद्यार्थी को विशेष विद्यालय में भेजेंगे, यह भी क्या होगा? गलत होगा। और इसके बाद अगर हम देखते हैं भाषा के शुद्ध यानी एकल स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहन देंगे, ये तो गलत है। सही आंसर है अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। सही आंसर है 6 का ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। ये बात गलत लिखा हुआ है। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। यह बात एकदम सही है। लेकिन तीसरा देखते हैं, सभी बच्चों के विकास एक निर्बाध और निरंतर होता है। देखिए सबसे ज्यादा अच्छा आंसर है यहीं पर कि बच्चों के विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध लिखा हुआ, मतलब बिना किसी बाधा के निरंतर प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है। बाधा होती है, उसके विकास में बाधा पहुंचता है, चाहे वो मानसिक बाधा हो चाहे वो उसकी शारीरिक बाधा हो, है ना। तो 7 का सही आंसर है, ज्यादातर वो करेक्ट होता है, वो है ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको लगता है कि ए है, उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेदार रखती है और एक संधारिय और जीवन समृद्ध जीने में मदद करती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वह लिखा है ये कि उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका लोगों को अभिप्रेरित और जिम्मेदार रखती है और एक संधारिय और समृद्ध वातावरण के लिए मदद करती है। अब देखिए यहाँ पर बी, विद्यार्थी की बढ़ी हुई संशय और बेचैनी से भावात्मक डर पैदा होता है जो विद्यार्थी की एकाग्रता, शक्ति और स्मृति को प्रभावित करती है। यह बात तो बिल्कुल सही है। तो बी कथन आपका सही लिखा हुआ है, लेकिन ए कथन जो लिखा है ना, ए कथन मेरे हिसाब से गलत है। तो इसलिए आपका जो सही उत्तर बन रहा है ना, वो बन रहा है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? तो वह होगा, आपको विद्यार्थी को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कथन ए कह रहा है, विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों में निर्लिप्त होता है। ए तो कथन सही है। बी है, विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होती है। दोनों सही है। तो बी ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ये बात लिखा हुआ ऑप्शन नंबर 2 में। तो सही आंसर है 10 का ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि बच्चों की त्रुटियां क्या दर्शाती है? तो बच्चों की त्रुटियां हमें उसके चिंतन प्रक्रिया के बारे में बताता है कि उसका जो चिंतन प्रक्रिया है वो वयस्कों में गुणात्मक रूप से क्या है, अलग है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, लड़की की तरह न रो, तुम लड़के हो। यह क्या दर्शाता है? यह आपका जेंडर बायसनेस दिखाता है, मतलब जेंडर रूढ़िवादिता दिखाता है। तो सही आंसर है 12 का ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यार्थी को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम लिखने के लिए प्रियंका लिखती है, बैनी आह पिनाला। रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई यह योजना क्या कहलाती है? इस योजना को हम लोग कहते हैं मैनेमोनिक्स। मैनेमोनिक्स को अगर हिंदी में क्या कहा जाता है? अगर हिंदी की बात करें तो इसे हिंदी में बोला जाता है स्मरणा पकारी। सही आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर 4, स्मरणा पुरकारी। तो 13 का सही आंसर होगा 4। ये स्मरण रखने का एक तरीका है, बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, इस तरह से वो याद रखती है। तो सही आंसर है 13 का ऑप्शन नंबर 4। आते हैं
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि डाइस अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होती है, यह अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सही आंसर है 14 का ऑप्शन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है बोल रहा है। सही नहीं है, देखिए यहाँ पर पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं, यह बात तो एकदम सही लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग टिक नहीं करेंगे। हमें खोजना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। देखिए यहाँ पर जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 3, यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है, यह बात सही नहीं है। तो 15 का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यहाँ पर कथन ए में है, एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक और भाषीय विविधताओं को समझना चाहिए, एकदम सही है। कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं, दोनों सही है। कथन एक भी सही है और 2 भी सही है ना। तो ये क्या सही होना चाहिए, तो आर ए की व्याख्या कर रहा है तो बिल्कुल कर रहा है, तो इसका मतलब ए आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो सही आंसर है 16 का ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से कौन सा युग्म का मिलान सही है। तो देखिए बौद्धिक सृजनात्मकता अभिसारी तो होगा नहीं, लेखन पढ़ने में कठिनाई बिल्कुल नहीं, समावेश होगा, विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा, क्या यह मिलान सही है। नहीं, मेरे हिसाब से तो यह मिलान सही नहीं लग रहा है। तो सृजनात्मकता तो अभिसारी चिंतन आता नहीं है लेखन में, ये दोनों तो सीधा सीधा गलत हो गया। और एक है बौद्धिक स्तर, एक अस्थायी व्यक्तिगत अभिलक्षण, तो अस्थायी तो होता नहीं है हमारा ना, अस्थायी नहीं होता है, तो ज्यादा सटीक आंसर इसको लेकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 ज्यादा गलत है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वो जाता है ऑप्शन 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवृत्ति गुण पूर्णतः अनुवांशिक है। अनुवांशिक की बात करें ना तो आंखों का रंग तो पूर्ण रूप से अनुवांशिक है, बुद्धि पूर्ण रूप से नहीं है, यह आपके आपके वातावरण पर भी निर्भर करता है, नैतिक विकास भी वातावरण पर निर्भर करता है और सामाजिक कौशल भी वातावरण पर निर्भर करता है। सही आंसर है सिर्फ ऑप्शन 1, तो यहाँ पर जो सही होगा वो होगा 18 का ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है। तो यहाँ पर अनुदेशात्मक पार है ना, जहाँ बच्चे को मदद करना होता है, तो सही आंसर है 19 का 3 नंबर ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति की मनोदशा, अन्य व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, देखिए अन्य लिख दिया है ना, अन्य व्यक्ति की मनोदशा स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो इसका मतलब है अंतर व्यक्तिक अब दूसरे की प्रवृत्ति को देखकर प्रतिक्रिया देते हैं, तो इसे हम लोग अंतर व्यक्तिक बुद्धि कहते हैं, तो सही आंसर है 20 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर, एक अध्यापिका पठन का शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया के अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है, तो यह है आपका संरचनावाद, तो सही आंसर हो गया 21 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल का अगर उदाहरण की बात है, जहां पर हमें छोटे मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, तो खरगोश की तरफ फुदकता है, तो ये तो पैर का इस्तेमाल होगा, सीढ़ियां चढ़ने में भी होगा और दोस्तों के साथ दौड़ने में होगा, लेकिन धागे में मोती पिरोना सिर्फ सूक्ष्म गतिक कौशल का ही उदाहरण होगा। सही आंसर होगा 22 का ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम हाथ का ही इस्तेमाल करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। देखिए पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नजदीक या दूर पकड़ता है, बार बार पलक झपकता है और एक आंख बंद करता है या उनकी आंखों में लालिमा होती है, चाक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है, ये बच्चा दृष्टि बाधित होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दृष्टि बाधिता का 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आते हैं 24 नंबर। 24 नंबर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नया है एनईपी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है। तो बच्चों को अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए, ये नहीं सुझाया है, बाकी सब कुछ सुझाया गया है, तो सही आंसर है 24 का आंसर नंबर 1।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए यहाँ पर 25, विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो मूर्त से अमूर्त होना चाहिए, मूर्त से अमूर्त होना चाहिए और स्थानिक से वैश्विक होना चाहिए। सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर 3। बच्चे को पहले मूर्त चीजों की जानकारी दीजिए, फिर अमूर्त, पहले स्थानीय चीजों की बताइए और फिर उसको वैश्विक चीजों की जानकारी दीजिए। सही आंसर है 25 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में कौन स्तर के बच्चा, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करेगा? तो यह होगा बीच वाला स्तर जिसका नाम है पारंपरिक स्तर। ठीक है, तो सही आंसर है 26 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये तो होता ही नहीं है, ये तो हम लोग पढ़े नहीं है ना, और ये भी हमने नहीं पढ़ा, पूर्व में ये आता ही नहीं है क्योंकि पारंपरिक स्तर का ये पहला अवस्था है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, सीता का साइकिल चलाने से पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा? देखिए यहाँ पर साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव क्या कहलाएगा? बदलाव कर रहा है यहाँ पर, तो बदलाव कर रहा है तो इसका जो सही आंसर होगा वो कहलाएगा समावेशन। समावेशन सही आंसर है 27 का ऑप्शन समावेशन, या इसको हम लोग एकोमोडेशन कहते हैं। एकोमोडेशन को अगर हम हिंदी में कहा जाए तो शुद्ध हिंदी तो समायोजन होता है, तो सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2। 4 तो आंसर नहीं ही होगा, तो ऑप्शन 2 को लेकर ही चलेंगे। अगर इंग्लिश लिखा रहता तो और भी अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को हम समझ पाते। ठीक है, तो इसके इंग्लिश वर्जन में देख लीजिएगा, अगर एकोमोडेशन लिखा है तो वही इसका सही आंसर है। अगर एकोमोडेशन समावेशन का लिखा है तो वही समावेशन होगा, अगर एकोमोडेशन समायोजन का लिखा है तो समायोजन आंसर होगा। यहाँ समावेशन को इंक्लूशन कहते हैं। सही आंसर होना चाहिए 27 का 2, वैसे देख लेना है इंग्लिश वाले वर्जन में एकोमोडेशन होना चाहिए। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, अनुसूचित जाति और जनजातियां से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालयगामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में डाइस स्तर पर है, तो शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में जो है वो दूर है। ठीक है, प्रतिकूल है, उल्टा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सॉरी, एक समावेशी कक्षा में, यहाँ पर समावेशी कक्षा में बोला जा रहा है, विशेष आवश्यकता वाले छात्र से अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाले साधन पाठ्यक्रम को वे अपने अनुकूल बनाए। उसके बाद दो ऑप्शन देखिए यहाँ पर कह रहा है। सही आंसर देखिए यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 3 में है, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा के बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही है, तो सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 इसलिए गलत है, विशेष आवश्यकता वाले छात्र को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारिता के लिए सभी अवरोधों को हटाने की वचनबद्धता होती है। हाँ, 2 सही लिखा हुआ बेटा, 2 ही सही आंसर है। आपको यहाँ पर 3 गलत है, 2 सही आंसर है। हटाने की वचनबद्धता रहती है। सही आंसर होगा 29 का 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, डायरेक्ट ऑप्शन देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा हो सकता है कि आगे पीछे हो जाता है। वैसे 99.99% आपको करेक्ट बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे उसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की कौन सी संस्था है? तो विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक संस्था होती है। तो सही आंसर है 30 का ऑप्शन नंबर 4। हो गया, क्लियर हो गया, आपको हमने करवा दिया क्या, सीडीपी करवा दिया, और सीडीपी में अभी हमने 30 क्वेश्चन किया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने को 30 में से 25 प्लस नंबर है, कमेंट करके बताइए, या जिनके जो भी नंबर है कृपया कमेंट करके हमें बताइए कि आपको सीडीपी में कितने नंबर आए। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वह कर रहे हैं 31 दिसंबर 2021 का। अब हम जनवरी में आ जाएंगे, 2022 का भी डिस्कशन अब हम लोग शुरू कर देंगे। तो इतना देर धैर्य बनाने के लिए अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं मैथ की तरफ और करते हैं मैथ। ठीक है, कमेंट हो गया आप लोग का, आप लोगों ने कमेंट कर दिया कि आप लोगों ने सीडीपी में कितना लाया। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर लीजिए, 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, फिर हम बढ़ेंगे मैथ की तरफ। चलिए आते हैं मैथ की तरफ, बढ़ गए मैथ की तरफ और आते हैं मैथ का आज का पहला क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स है। चलिए आते हैं मैथमेटिक्स में और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन है, रेखा ने अपने जन्मदिन पर केक खरीदा और अपने 5 दोस्तों को बुलाया। यहाँ पर कितने दोस्त को बुलाया जा रहा है? 5 दोस्तों को बुलाया जा रहा है, जिनमें 2 दोस्त वहां नहीं पहुंचे। देखिए 3 ही आया। उसने केक को 2 बराबर भागों में काटा। ठीक है,
और एक हिस्सा अपने लिए रख लिया। देखिए यहाँ पर केक खरीद के लाती है, केक खरीद के लाती है, और इसमें से क्या हुआ, 5 दोस्त को बुलाता है, 2 दोस्त नहीं आता है। कितना दोस्त आता है इसका, इसका दोस्त जो आता है वो 3 ही आता है, 3 ही आ रही है या आ रहा है, जो भी हो दोस्त आ रहा है। केक को 2 बराबर भाग में बांट लेता है, एक भाग तो अपने लिए रख लेता है, एक हिस्सा अपने लिए रख लिया, बचा हुआ हिस्सा उसने अपने बाकी दोस्तों को दे दिया। आया तो 3 ही दोस्त। थोड़ी देर बाद उनके 2 दोस्त भी आ गए, वह उन्हें देखकर खुश हुई और अपने केक के भाग को 3 बराबर हिस्सों में बांट लिया। उसने पूरे केक का कितना भाग खाया। अब पूरे केक का खाने की भाग हो रही है ना, तो देखिए यहाँ पर कितना आसान सा सवाल है। इसका 3 भाग बांट दे, चलिए बांट देते हैं। 3 भाग बट गया, वो तो खत्म हो गया कहानी। और इसका भी 3 भाग बांट दे, चलिए इधर वाले केक का भी हमने 3 भाग बांट दिया। तो पूरे केक का वो 1 भाग ही खा रही है ना, यहाँ पर सिर्फ वो 1 भाग खाएगी। और 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, हाँ, वहां पर वो 1 भाग ही खाएगी ना। तो 1 भाग जब खाएगी तो 1 भाग कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6, टोटल 5 दोस्त है ना। और 5 दोस्त में से 1 भाग ये खा रही है, तो कितना हिस्सा खा रही है, 1/6 ही हिस्सा खा रही है। तो सही आंसर कौन सा हो गया, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे दी गई आकृति को उनके दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने में समर्थ हैं। दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो वैन हीले के अनुसार ये जो होगा ना, ये आपका होगा, वो सही आंसर आता है विजुअलाइजेशन की तरफ, यानी दृश्यकरण चरण की तरफ। सही आंसर है 2 का ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के कथनों में से एक दृष्टिकोण है सभी के लिए गणित। इस दृष्टिकोण को निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्तता से दर्शाता है। सभी के लिए गणित का मतलब क्या हुआ, देखिए कक्षा 12 तक गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए, जी बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है। इसने जो किया है वो गलत है। छात्रों को गणित की पाठ्य पुस्तक मुफ्त में, ये भी गलत है। यहाँ पर देखेंगे गणित शिक्षण और अधिगम लिंग जाति और कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होनी चाहिए, एकदम वही होनी चाहिए। और यहाँ पर लिखा है गणित शिक्षण और अधिगम जेंडर पक्षपात से मुक्त होनी चाहिए, लेकिन जेंडर पक्षपात के साथ साथ तो यहाँ ये भी लिखा ना जाति कौशल आधार पर भेदभाव से मुक्त होनी चाहिए, यह बात तो होना ही चाहिए। तो सही आंसर ज्यादा सही जाता है ऑप्शन नंबर 1 की तरफ। तो 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सभी के लिए गणित। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्या समाधान को प्रतिभा को विकसित करता है। विकसित करने की बात हो रही है यहाँ पर, तो कौन सा क्रियाकलाप विकसित करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो क्रियाकलाप विकसित करेगा वह होगा, आंसर होगा ऑप्शन 1, एक क्रियाकलाप जिसमें विद्यार्थी जो है समूह में कार्य कर रहे हैं और 2 अंकों के गुणन की विभिन्न आयामों को खोज रहे हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 4 का सही आंसर हो गया ऑप्शन 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समकक्षी मूल्यांकन के लिए सत्य है। समकक्षी मूल्यांकन मतलब क्या हुआ कि एक ही कक्षा के मूल्यांकन के लिए सत्य होगा। तो देखिए यहाँ पर वो होगा आंसर नंबर 2, यह बच्चे के सीखने रुचियों और अभिवृत्तियों के स्व आकलन की ओर संकेत करता है। सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जेम्स स्थानीय उधार देने वाले 1 मिनट बेटा, ऊपर थोड़ा सा और कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नीचे बनाने वाला सवाल है तो बनाने के लिए स्पेस भी रहना चाहिए। जेम्स स्थानीय उधार देने वाले व्यक्ति से 500 रुपया उधार लेता है। कितना उधार लिया, 500। और कबीर भी, यहाँ जेम्स को अंडरलाइन करते थे, चलिए कबीर भी उतना ही उधार एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेता है। जेम्स 55 दिनों तक हर दिन 11 उधार चुकाता है। 55 दिन तक हर दिन 11 उधार चुकाता है। देखिए 55 दिन तक दे रहा है 11-11 रुपया करके। कबीर बैंक को 55 दिन तक 55 दिन के बाद एक ही बार 600 रुपया चुका दिया। दोनों की उधार 55 दिनों के बाद खत्म हो गई। किसने ज्यादा राशि चुकाई, देखिए ये 11 रुपया चुका रहा है ना, तो 11 रुपया चुका रहा है 55 दिन तक, तो यहाँ पर 55 गुने 11, चलिए तो कितना होगा, 11 5 55, 11 5 55 और 5 कितना 60। ये जेम्स जो है कितना चुकाया, 605, और ये 600 रुपया ही चुकाया। तो कौन ज्यादा चुकाया, जेम्स ज्यादा चुकाया ना, तो सही आंसर जेम्स वाला होगा। तो देखिए जेम्स 5 रुपया ज्यादा चुकाता है, किससे, कबीर से। तो सही आंसर है 6 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कौन सी दो संख्या को विभाजित करने पर भागफल 4 होगा। इस प्रकार के प्रश्न को प्राथमिक स्तर पर ये गलत है। मुक्त सिरे होने के कारण
अपसारिक चिंतन को बढ़ावा देगा। सही आंसर है 7 का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये अपसारिक चिंतन को बढ़ावा देगा, 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं 5 अंकों की संख्या हूं, ठीक है, जो 5 से तो विभाजित हो जाती है लेकिन 10 से नहीं। ये बात तो क्लियर है कि इकाई का अंक क्या हो गया, 5 हो गया। 5 अंकों की संख्या है बेटा, एक अंक तो लिखा गया। मेरे दहाई और, देखिए दहाई और हजार स्थान के क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है। तो दूसरी अभाज्य संख्या 2, तीसरी अभाज्य संख्या कौन सा, 1 मिनट बेटा, दूसरी अभाज्य संख्या है तो पहली अभाज्य संख्या होती है 2, दूसरी अभाज्य संख्या होती है 3 और तीसरी अभाज्य संख्या होती है 5। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेरी दहाई, इकाई के बाद दहाई जो होगा वो होगा क्या, दूसरी अभाज्य संख्या। तो दूसरी अभाज्य संख्या कौन सा होता है, 3 होता है, और तीसरी अभाज्य संख्या कौन सा होता है, 5 होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5। 5 लिखेंगे कहाँ, सैकड़ा के स्थान पर। ये तो इकाई के स्थान पर हुआ, ठीक है, ये दहाई के स्थान पर हुआ, बीच में यहाँ पर सैकड़ा होगा, ठीक है, ये हजार के स्थान पर हुआ 5। क्लियर है, ये बीच में एक कोई और अंक आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे बाद में। तो अगर ऐसे मिलाए ना 3, 5 और 3, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें ही आता है। तो डायरेक्ट हमारा आंसर मिल चुका है ऑप्शन नंबर 4। बाकी और अगर और आप देखेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर मेरे दहाई और हजार स्थान के अंक क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है। सैकड़े का अंक एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या तो आपको पता है 2 होता है। तो 5 3 2 5, 5 3 2 5 आ चुका है। ठीक है, सैकड़े का अंक एक सम अभाज्य संख्या, और 10,000 के स्थान पर जो अंक है ना, वहां पर लिखा हुआ 10,000 स्थान का अंक उसका आधा है, 2 का आधा है, 1 हो गया। तो कौन सी संख्या हो गई, वो संख्या होगी 15235। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, रतिराम शहर में दूध बेचता है, वह प्रतिदिन 10 लीटर दूध 45 प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। देखिए यहाँ पर बनाने वाला सवाल आ गया, वह प्रतिदिन 10 लीटर दूध 45 प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है, तो एक दिन में वह 10 लीटर दूध बेचता है 45 प्रति लीटर के हिसाब से, तो 450 रुपया का वो क्या बेच दिया, दूध बेच दिया। लेकिन साथ ही हर हफ्ते वो 50 नगर निगम को टैक्स के रूप में भी देता है, हर हफ्ते देता है। सितंबर 2021 में रतिराम कितने रुपए कमाए, तो पहले तो सितंबर में 4 सप्ताह, 4 से इसको गुना कर देंगे। पहले तो ये 50 रुपया दे दिया ना, तो साप्ताहिक कितना कमाया, 400 रुपया ही कमाया ना, है ना, 400 रुपया ही वह साप्ताहिक कमाता है। देखिए यहाँ पर एक बार पुनः हम देखते हैं, रतिराम शहर में दूध बेचता है, वो प्रतिदिन 10 लीटर दूध 45 प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। 1 लीटर का दाम 45, तो 10 लीटर का दाम कितना, 450 रुपया। ये बात तो क्लियर हो गया। एक दिन में वो 450 रुपये कमाता है, तो 7 दिन में कितना कमाएगा, यहाँ पर गुना करके हमें निकालना पड़ेगा। तो 7 दिन में कितना कमाया, ये तो 0 हो गया, 7 पचे कितना 35, 7 चौक 28 और 3 कितना 31, यानी वो 3150 रुपए कमाया। अब एक बात तो क्लियर है यहाँ पर कि वो इसमें से 50 रुपया टैक्स दे देता है, ठीक है। तो इसके पास अब कितना बचा, 3100 बचा, और 3100 में हम किससे गुना कर देंगे, 4 से। क्यों, क्योंकि ये सप्ताह में 3100 कमाता है, और 4 से इसको गुना करेंगे क्योंकि सितंबर महीना में 4 सप्ताह है। तो इसके पास जो रुपया होगा वो कितना होगा, तो यहां पर गुना करेंगे तो हमारे पास आया कितना, 12,400। उसके बाद और आप देखिए यहाँ पर 2 दिन और बचेगा, क्योंकि आपने 28 दिन का निकाला, 2 दिन में 450 रुपया ये और कमाएगा। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, यहाँ पर 0, फिर 0, फिर 3, फिर 3, फिर 1, 13,300 इन्होंने कमाया। इसके बाद और क्या है वो देखिए, इसके बाद और ये है कि 200 रुपया तो ये उसको टैक्स भी देता है ना, तो ये भी तो वही कमाया था ना, वैसे तो कमा के लाया था इतना ही, अब तो उसके पास बचा है इतना ही रुपया, लेकिन कमाया कितना, 13,500 ना, तो 13,500 कमाया था ना, 200 इसमें से दे दिया, तो सही आंसर हो गया 13,500। सही आंसर है 9 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करे। तो 2021 में ये चीज शुरू किया गया था, जिसका नाम था समग्र शिक्षा। सही आंसर है 10 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक धनात्मक पूर्णांक को एक परिपूर्ण संख्या कहा जाता है यदि उस संख्या को छोड़कर उनके सभी विभाजकों का योग उनके बराबर आता है, तो इनमें से कौन सी एक परिपूर्ण संख्या नहीं है। नहीं है बेटा, यहाँ पर निकालना पड़ेगा परिपूर्ण संख्या। देखिए यहाँ पर क्या है, इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो कौन कौन सा आएगा, एक आएगा। यहाँ पर अगर हम गुणनखंड करेंगे तो इसका क्या आएगा, एक आएगा,
फिर किससे कटेगा, 2 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा, कटेगा, फिर किससे कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, और एक तो 6 से कटेगा ना, तो इसको छोड़ देना है। यहाँ पर परिपूर्ण के बारे में बोल रहा है कि खुद को छोड़ देना है ना। विभाजकों का योग बराबर आता है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर लिखा है, उस संख्या को छोड़कर, तो ये खुद संख्या को छोड़कर, देखिए 6 आता तो ये तो सही है। 28 में भी चेक करना पड़ेगा इसी तरह, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, हाँ 4 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से भी कटेगा, क्या 8 से कटेगा, नहीं, और बताइए किस किस से कटेगा ये। अब एक ही बार 14 से कटेगा, जब आप जोड़ेंगे ना तो देखेंगे ये 28 आएगा, मतलब यह भी जो है एक परिपूर्ण संख्या है। 48 को चेक कर लेते हैं, चलिए 48 को चेक करेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, जी हाँ 6 से कटेगा, 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 9 से चेक करना पड़ेगा क्या वो कटेगा, नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं, 12 से कटेगा, और उसके बाद 24 से कटेगा। जोड़ के देखिए 12 8 कितना, 12 और 8 20 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 20 और 6 कितना, 26 हो गया। देखिए यही संख्या नहीं है, 1 2 3 4 6 8 12 और 24, इतने संख्या से ये कट रहा है, ठीक है। तो ये 2 1 3 3, यहाँ पर देखिए ये तो अकेला एक 24 है ना, और 12 8 कितना, 12 8 20, 20 और 26 जैसे ही जोड़ेंगे तो ये तो 48 से ज्यादा बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब जो होगा वो सही आंसर है, वो होगा ऑप्शन नंबर 1 ही, क्योंकि 496 को हम अगर निकालेंगे तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा। तो हमने देखा 48 निकालकर, तो 48 ही मेरे पास निकल गया, तो इसका मतलब यह एक परिपूर्ण संख्या नहीं है 48। तो सही आंसर हमको मिला 11 का, वो मिला ऑप्शन नंबर 1। जब आप 496 का निकालेंगे तो हो सकता है ये परिपूर्ण निकल जाएगा, यहाँ पर हमने आपके सामने निकाला, यह परिपूर्ण संख्या नहीं निकली है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का लक्षण है। रचनात्मक गणित की कक्षा का लक्षण की बात हो रही है, तो यहाँ पर होगा अध्यापक एक दी गई समस्या को हल करने की विधि को समझा रहा है, जी नहीं, अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त है। सही आंसर होगा 12 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बनाने वाला क्वेश्चन है, अथीरा आधा दर्जन अंडे, आधा किलो चावल, 250 ग्राम नमक और एक माचिस खरीदना चाहती है। दुकान में दी गई कीमत सूची इस प्रकार है। अंडा 4 का 1 है, तो 6 अंडा ले रही है ये, तो इसको हम कितना से गुना कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे, तो कितना रुपए का अंडा ले ली ये 24 रुपए का अंडा ले चुकी है। आधा किलो चावल, यहाँ पर देखिए चावल का जो भाव है वो है 32 रुपया प्रति किलो, तो इसका मतलब 16 रुपया का वो चावल भी ले ली। 250 ग्राम नमक है, नमक का यहाँ पर है कितना, वो है 16 रुपये प्रति किलो, तो 4 रुपये का क्या ले रही है, नमक ले ली। अब वो बोल रहा है कि एक माचिस भी खरीद रही है, और एक माचिस का दाम यहाँ पर लिख दिया है 3 रुपया। अब आपको बोल रहा है कि बताने, यहाँ पर दे दिया गया है और पूछ रहा है यदि उसके पास 45 रुपया 50 पैसा है तो उसके पास उतनी ही राशि है जितनी आवश्यक है। पहले हम जोड़ लेते हैं, तो 16 4 20 और 20 3 कितना, 23, 16 4 20 और 20 3 23, और 23 दूना कितना 46, और एक कितना 47। देखिए यहाँ पर ये बात तो एकदम गलत लिखा हुआ, पहला गलत है। उसे सभी वस्तु खरीदने के लिए 1.5 रुपए जोड़ने होंगे, बिल्कुल भी नहीं 1.5 रुपए नहीं जोड़ने होंगे, यहाँ पर हाँ 1.5 रुपए जोड़ने होंगे, यही कथन सही है। 1.5 रुपए अगर और चाहिए तो वो 47 रुपए पूरा लेंगे, ठीक है। तो सही आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर कौन सा, वो मिल गया ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर तो आपका ये गलत लिखा है और ये भी जो है आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो सही आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो आधे घुमाए जाने पर पहले के समान दिखती है। आधे घुमाए जाने पर पहले के समान दिखेगी, तो वो आधे जब हम घुमाएंगे तो पहले के समान दिखना चाहिए। तो कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसको हम आधे घुमाएंगे तो पहले के समान दिखेगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको 808, सही उत्तर होगा 808, ठीक है। तो क्लियर हो गया, आपका 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा डिन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है। डिन्स का सिद्धांत इनमें से कौन नहीं दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर उत्क्रमणीयता और प्रवृत्ति नियम उनके द्वारा नहीं दिया गया था, तो सही आंसर है 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा, 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेहा नेहा घाटा की एक समस्या
673 माइनस 257 को हल कर रही है, वह कहती है 257 जमा 100 होगा, 257 जमा 100 होगा 357, 457, 557, 657, इसलिए 257 जमा 400 हुआ 657। ठीक है, अब 657 जमा 10 हुआ 667, 677, इसलिए 657 जमा 20 हुआ 677, 677 से 4 कम है 673, अतः 400 जमा 40 घटा 4 416 होता है, इसलिए इतना घटा इतना 416। नेहा द्वारा अपनाई गई जो रणनीति है इनमें से कौन सा कथन अत्यधिक उपयुक्त है? देखिए यहाँ पर कौन सा कथन अत्यधिक उपयुक्त है, इसमें से जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1। यह दर्शाता है कि नेहा अपनी स्वयं की कलन विधि को विकसित करने के लिए योग और व्याकरण की अपनी संकल्पनात्मक समझ का उपयोग करने में सक्षम है। ठीक है, तो सही आंसर है 16 का ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर लिखा हुआ कि किसी वर्ग की भुजा 33 सेमी है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई वर्ग की भुजा क्रमशः 2/3 तथा 1/3 है। ठीक है, इनके क्षेत्रफल का अंतर क्या है? एक वर्ग की भुजा क्लियर लिख दिया है यहाँ पर। एक मिनट बेटा, पहले हम वर्ग बना लेते हैं। चलिए वर्ग बना लिए और वर्ग की भुजा दे रखा है यहाँ पर क्लियर, क्या लिख दे रखा है? वो दे रखा है 33 cm। ठीक है, एक आयत की लंबाई यहाँ पर, अब एक आयत भी हम बना लेते हैं। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा क्रमशः 2/3 तथा 1/3 है। वर्ग की भुजा की 2/3 क्रमशः, तो लंबाई 2/3 की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2/3। तो 33 का हम क्या कर देते हैं? 2/3 कर देते हैं। चलिए 2/3 कर दिए तो कितना हो गया? 22 हो गया। और यहाँ पर चौड़ाई जो है 1/3 है, तो 33 का चलिए चौड़ाई कितना कर देते हैं? हम 1/3 कर देते हैं। तो यहाँ पर 1/3 कर देंगे तो हमारे पास कितना हो गया? 11 हो गया। अब दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे अगर देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, और 33 को जैसे ही हम 33 से गुना करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 1089, 1089। और जैसे ही हम 22 को 11 से गुना करेंगे तो 22 को जैसे ही हम 11 से गुना करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 242, और दोनों को हमें बोल रहा है कि घटा देना है, और दोनों को हम जैसे ही घटाएंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 847। तो 847 वर्ग सेमी जो है ऑप्शन नंबर 2 में है, तो सही आंसर है हमारा 17 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक विद्यार्थी योग की समस्या को निम्नलिखित विधि से हल करता है। ठीक है, इस तरीके से करता 8 3 11, और यहाँ पर देखिए क्या किया है 8 3 11, और हासिल भी यही लिख दिया है, फिर ऐसे करके लिख दिया। ये तो गलत कर रहा है ना ये बच्चा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन विद्यार्थी को दोष को सुधारने के लिए सही तकनीक को दर्शाता है? डिन्स ब्लॉक का उपयोग करके स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करना एकदम सही है, तो सही आंसर है 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा? 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राइमरी गणित की अध्यापिका विद्यार्थियों से रूलर यानी पैमाना निकालने के लिए कहती है, क्योंकि वह लंबाई का मापन प्रक्रमण पढ़ाने वाली है। विद्यार्थी यह शब्द सुनकर उलझन में पड़ जाते हैं कि वे किस प्रकार किसी राजा या रानी को निकाल सकते हैं। गणित के अध्यापक अध्यापिका को कक्षा में अक्सर इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। शब्दावली की यह अस्पष्टता इसलिए हुई क्योंकि शब्द रूलर एक उदाहरण है। देखिए यहाँ पर रूलर, यहाँ पर देखिए क्या है ना, क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। बच्चा यहाँ पर रूलर का मतलब समझ नहीं पा रहा है। इसका मतलब यह जो रूलर है ना, ये अनेकार्थिक शब्द है। क्या है? अनेकार्थी शब्द है। तो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर 1। वैसे ऑप्शन 4 भी सही है, ये ज्यादा क्लियर हो पाएगा ऑफिशियल आंसर की से। इसमें आप डिट्टो नहीं कर सकते कि 1 सही है या 4 सही है। ऑफिशियल आंसर की अगर 4 होता है तो 4 मानना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला ऑप्शन है, क्योंकि रूलर का और भी शब्द हो सकते हैं, तो अनेकार्थी शब्द के कारण बच्चे उलझन में पड़ गए, या सम उच्चारण शब्द के कारण बच्चे क्या करेंगे बच्चे क्या हो गए? उलझन में पड़ गए। तो सही आंसर वैसे 1 लेकर चलेंगे, बाकी ऑफिशियल आंसर की आने के बाद इसे देखेंगे कि क्या आंसर दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कक्षा 3 के बच्चों ने गुप्त संदेश लिखे। आज उन्होंने विपरीतार्थक शब्दों की गुप्त संदेश में लिखा। अध्यापिका ने ब्लैक को, यहाँ पर देखिए बच्चे ब्लैक को कैसे लिखते हैं? AKZBJ को प्रदर्शित किया। इनमें से कौन सा गुप्त संदेश दिए गए शब्द का सही विपरीतार्थक है? अब बताइए यहाँ पर इसका कौन सा सही आंसर है। अब यहाँ पर क्या है? अध्यापिका ने ब्लैक को इतना से प्रदर्शित किया। इनमें से कौन सा गुप्त संदेश दिए गए शब्द का
दिए गए शब्द का, ये जो शब्द है उसका सही विपरीतार्थक है। अब यहाँ पर ब्लैक लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पर BLA और C और K, ब्लैक लिखा है। अब देखिए यहाँ पर J लिख दिया है, यहाँ पर B लिख दिए हैं, यहाँ पर Z लिख दिया है, फिर क्या लिख दिया है, K लिख दिया है, फिर क्या लिख दिया है, A लिख दिया है। अब गौर से देखिएगा ना तो आपको पतेगा JKBC, Z के बाद A, K के बाद L और A के बाद B, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है इनमें से कौन सा गुप्त संदेश दिए गए शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द है। ये शब्द जो है ना AKZBJ, मुझे लग रहा है क्वेश्चन अधूरा है, लेकिन अगर इसका विपरीतार्थक पूछ रहा है ना तो मेरे हिसाब से आंसर इसमें से तो कुछ आ नहीं रहा है। क्वेश्चन कुछ अधूरा सा लग रहा है, शायद इंग्लिश में इसका क्लियर रहता, ज्यादा अच्छे तरीके से लिखा रहता इंग्लिश में तो वहां और अच्छे तरीके से समझ में आता। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, आज उन्होंने विपरीतार्थक शब्दों के गुप्त संदेशों को लिखा। अध्यापिका ने ब्लैक को ऐसे प्रदर्शित किया, इनमें से कौन सा गुप्त संदेश दिए गए, कौन सा शब्द दिया गया है वही यहाँ पर क्लियर नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ ना दिए गए, तो कौन सा संदेश दिया गया है वो यहाँ पर क्लियर ही नहीं है, और क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन बना पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इस क्वेश्चन को हम अभी छोड़ के चलेंगे, इसको गोल घेरा लगा देते हैं। अगर इंग्लिश के वर्जन में सही लिखा होगा तो आपको यहाँ पर काउंट किया जाएगा, हिंदी वाले को तो नंबर कट ही जाएगा, मिलेगा ही नहीं क्वेश्चन का बोनस, क्योंकि इंग्लिश के अनुसार ही क्वेश्चन चलता है, और अगर इंग्लिश में भी गलत होगा तो 1 अंक बोनस दिए जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नरेश ने 30 जून को 11:20 AM में यात्रा शुरू की, ठीक है 30 जून क्लियर है लिखा हुआ, 1 जुलाई को शाम 5:40 पर समाप्त की। यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगा। 30 जून को सुबह में ये यात्रा कर रहा है, तो 30 जून को ये जो यात्रा किया वो कंप्लीट यात्रा उसको कितना देर लगा करने में, तो कंप्लीट लगा 12 घंटा, और कितना लगाया उसने 40 मिनट टाइम लिया, किसमें, वो 30 जून को। अब एक जून को हम आ जाते हैं, सॉरी 1 जुलाई में आ जाते हैं, और 1 जुलाई में उसने कितना घंटा यात्रा किया, उसने किया 17 घंटा और 40 मिनट। अब देखिए सबको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर होगा कितना 80, और यहाँ पर 7 और 2 कितना 9, और 2 ये 80 वाला इधर आ जाएगा तो ये 30 और 20 हो जाएगा। तो सही आंसर होगा यहाँ पर 30 घंटे 20 मिनट, सही आंसर है 21 का 2 नंबर, ठीक है। चलिए हो गया क्लियर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चलिए आते हैं क्वेश्चन 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, त्रिभुजों के कोनों के गुण सॉरी त्रिभुजों के कोनों के योग गुणधर्म, त्रिभुज के आंतरिक कोनों का योग 180 डिग्री होता है का परिचय कराने के लिए शिक्षक ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के छोटे छोटे कटआउट दिए। पहले बच्चे को उदाहरण दिया, फिर उसके बाद नियम की तरफ पहुंच गया। तो इसका मतलब पहले उदाहरण फिर नियम, तो इसको हम लोग कहते हैं कौन सा, आगमन विधि। तो सही आंसर होगा 22 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 लिखा हुआ है, एक घन की भुजा 5 सेमी है। यहाँ पर एक हम घन बना दे, चलिए घन बना देते हैं। घन बन गया, नहीं बना, अब बनेगा घन, ठीक है। सबको मिला देंगे तो घन बन जाएगा हमारा। चलिए मिल गया, यहाँ पर ये लाइन भी मिल जाता है, चलिए ये भी मिल गया, इसको भी मिला देते हैं, ये भी मिल गया, और इसको भी मिला देते हैं, ये भी मिल गया। चलिए हमारे पास घन बन के आ गया। अब यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है कि घन की भुजा 5 सेमी है। अगर घन की भुजा को दुगुना कर देंगे तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यहाँ पर गुने 5 कर दिए। अब बोल रहा है इसको दुगुना कर दें, यानी अब इसको कितना कर दे 10 कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 6 गुने 10 बोल रहा है कितना गुना होगा। तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये काटेंगे 2, यहाँ से ये काटेंगे तो 2, तो 2 दूना कितना 4 गुना। सही आंसर 4 गुना है ऑप्शन 1 में। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा 23 का ऑप्शन नंबर 1। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। यही कथन सही नहीं है। देखिए सही नहीं है तो सभी समानांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं, ये और भी गलत है। सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। तो 24 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 3, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं। समचतुर्भुज होगा, ये बात सही है। सभी आयत समानांतर चतुर्भुज होता है, सभी वर्ग आयत भी होता है। जो नहीं होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो 24 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्याजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का विश्लेषण है। वे है इसका क्या होगा सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा वो इसका सही आंसर है आपका, संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का विश्लेषण है। तो विश्लेषण है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका सही उत्तर है वो है
क्रम और प्रतिवर्ती, क्रम और प्रतिवर्ती, ऑप्शन नंबर 1। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बहुधा छात्र दशमलव संख्या की तुलना करने में त्रुटि करते हैं। बिल्कुल सही है। उदाहरण के लिए उसको लगता है कि 0.50 इससे बड़ा है। इस त्रुटि का संभावित कारण क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए कारण क्या है। एक संख्या रेखा पर दशमलव संख्या को प्रदर्शन में कमी, यही कारण होना चाहिए। संख्या की तुलना में प्रश्नों के अभ्यास की कमी बिल्कुल नहीं होगा, ये तो गलत है ही। पूर्ण संख्या के तथ्यों का दशमलव संख्या में अति सामान्यीकरण, पूर्ण संख्या के तथ्यों का दशमलव संख्या में अति सामान्यीकरण, हाँ ये बच्चा यही गलती कर रहा है। यह छात्रों द्वारा लापरवाह, ये तो गलत है। संख्या रेखा प्रदर्शन में कमी, ये उतना नहीं, इससे ज्यादा सटीक आंसर 2 नंबर आ रहा है, तो 2 हम लेकर चलेंगे। ठीक है, सही आंसर है 26 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक मिनी बस में अधिकतम 15 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। उसके 3 गुना अभ्यर्थी एक बड़ी बस में बैठ सकते हैं। 112 विद्यार्थी पिकनिक पर जाना है और प्रत्येक सीट पर एक विद्यार्थी बैठ सकता है। उसके लिए कम से कम कितने वाहनों की आवश्यकता होगी? यहाँ पर देखिए क्लियर करते हैं कितने वाहन चाहिए। 15 मिनी बस है, 15 मिनी बस है, तो 15 चौक 60 बच्चे तो इसमें बैठ जाएंगे, नहीं बैठेंगे? हाँ बैठ जाएंगे ना 60 बच्चे। चलिए 60 बच्चे आ गए मिनी बस में, और यहाँ पर बोल रहा है कि इससे 3 गुना अभ्यर्थी बैठता है बड़ी बस में। 15 या 45 बच्चे बैठेंगे बड़ी बस में, तो कितना हो गया? अधिकतम 15 बच्चे एक में बैठा, तो 4 बस है, 15 चौका 60, और यहाँ पर एक में तिगुना बैठ रहा है, मतलब 45 बच्चे बैठ रहे हैं। तिगुना मतलब कितना? 45 बैठ रहे हैं, एक ही बस है, तो 45 यहाँ कितना हो गया? 105 आएगा, नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। 3 मिनी बस है, 3 है तो कितना हो गया? 15 या 45, और एक बड़ी बस है, नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, इसमें भी नहीं, ये भी खत्म। एक मिनी बस है, एक मिनी बस में कितना बच्चे? इतना, और एक जो है 2 बड़ी बस है, तो 2 बड़ी बस में कितना? 90, क्या होगा? 105, गलत हो गया। 2 मिनी बस है 30, और 2 बड़ी बस है, 2 बड़ी बस है तो 90, 90 और 30 कितना? बस 90 और 30 120, तो इसका मतलब इसको चाहिए ऑप्शन नंबर 4, 2 मिनी बस चाहिए। 2 मिनी बस में आराम से 30 बच्चे बैठ जाएंगे, और 2 बड़ी बस रहेगा तो 90 बच्चे का जगह उसमें भी रहेगा, तो 112 बच्चा है, तो आराम से 120 बच्चे का सीट मिल गया, तो 112 बच्चे इसमें बैठ जाएंगे। तो 27 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1 मीटर 1 किलोमीटर का शतांश है। एक मीटर जो है क्या 1 किलोमीटर का शतांश है? 1 किलोमीटर का आप शतांश निकालेंगे, तो 1 किलोमीटर को अगर हम पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 मीटर होता है, और 1000 मीटर का शतांश अगर हम निकाले तो कितना आता है? हमारे पास जो आता है वो आता है 10 मीटर। तो पहला कथन तो गलत हो गया, पहला कथन क्या हो गया बेटा? गलत है। चलिए दूसरा देखते हैं। 1 लाख बराबर है 100,000 के। 1 लाख बराबर है 100,000 के। देखिए यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख क्या 100,000 के बराबर है? बिल्कुल सही है। तो दूसरा कथन जो है आपका वो क्या है? सही है। इसको 100,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000, आराम से इसको हम 100,000 पढ़ते हैं, तो ये सही है। 1 मिलीमीटर 1 लीटर का शतांश है। 1 लीटर यहाँ पर ये हुआ, और शतांश की बात हो रही है, ठीक है, शतांश की बात हो रही है, यहाँ पर दशांश नहीं है, शतांश की बात है, और 1 मिलीलीटर की बात है, तो ये कथन भी क्या है? गलत है। तो 3 नंबर जो हो गया वो भी क्या हो गया? गलत हो गया बेटा। यहाँ तो सब गलत आ गया ना फिर। 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है, नहीं है, ये बात तो गलत लिखा हुआ है। 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के। पहले 1 करोड़ लिख लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, क्या इसको 100 लाख पढ़ते हैं? 100 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000, 100,000 नहीं 100,000, और 100 लाख, 100 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000, और ये लाख, 100 लाख पढ़ा जा सकता है। तो 4 2 के साथ 4 सही है। अच्छा ये 3 नहीं था ना, यहाँ हमने गलत लगा दिया ना। चलिए चलिए यहाँ पर हमने गलत लगाया था, ठीक है, तो 2 के साथ 4 ही सही आ रहा है। 3 है ना यहाँ पर, 3 ये इसमें है और इसमें है। 2 के साथ 4 सही आ रहा है, ये तो गलत हो गया। 2 के साथ 4 सही आ रहा है, तो 2 के साथ जो 4 है वो है ऑप्शन नंबर किसमें? 2 में। तो 28 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, निम्न में से कौन से जोड़े को जोड़ने पर परिणाम 1 आएगा?
किस किस को जोड़ेंगे, इसमें से देखेंगे कि कौन से जोड़ने पर परिणाम 1 आएगा। सबको जोड़ना है और 1 आना चाहिए। चलिए यहाँ पर 16 है तो 3 दूना 6, 6 4 10, 10 और 4 कितना 14, 14 और 2 16। सही आंसर तो ऑप्शन 1 ही आता है। बट्टा पर का तो जोड़ है बेटा, यहाँ पर 1 ही आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेरे हिसाब से होना चाहिए, अगर सबका एलसीएम लिए तो 16, 16 लिए तो यहाँ पर कितना 6, यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर कितना 2, तो 6 4 10, 10 4 14, 14 14 और 2 कितना 16, 16 बट्टा 16 कितना हो गया 1। तो पहला ही आंसर हमारा मिल गया, तो सही आंसर है 1, बाकी को हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो 29 का सही उत्तर मिल गया हमारे पास 1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर, गणित के एक अच्छे प्रश्न के लिए इनमें से कौन सा अभिष्ट लक्षण है। चलिए बताइए, एक तो गलत है, ठीक है, दूसरा बताइए रहित बोल रहा है ना, ये गलत है, सहित होना चाहिए। प्रश्न के तथ्य या कार्यविधि के स्मरण या प्रतिकृति से अधिक अपेक्षित होना चाहिए। ठीक है, और जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है प्रश्न उससे मिलता जुलता होना चाहिए। गलत है। सही आंसर बेटा हमारे पास जो मिला वो मिला ऑप्शन नंबर 3। तो हमारे पास जो सही उत्तर होगा 30 का, वो कौन सा ऑप्शन होगा, वो होगा 30। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा गणित का 30 का सही क्वेश्चन 30 का सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 30 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ठीक है बेटा, और आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि आप मैथ में 30 में से कितने स्कोर किए हैं। जल्दी से आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं काफी अच्छे होंगे, है ना। चलिए, तो आप लोग कमेंट कीजिए और खुश रहिए, एकदम एकदम खुश रहिए। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, टेंशन दिमाग पर रखना ही नहीं है। ठीक है, सुपर टेट की भी बहाली आने वाली है, सुपर टेट की भी तैयारी आपको यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर एकदम होगा। ठीक है, तो आप जो है बताइए कितने आए हैं। ठीक है बेटा, तो यहीं पर जो है हम अपना इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।